Hello, future doctors, and welcome to the second lecture of अष्टांग हृदय सूत्र स्थान थर्ड चैप्टर ऋतुचर्या अध्याय। तो पिछले लेक्चर में हमने आदान काल और विसर्ग काल की जो ऋतुएं हैं, जो सीजन है, उनके बारे में पढ़ा। और आज के लेक्चर में हम उसी को और डिटेल में समझेंगे कि इंडिविजुअल सीजन में क्या क्या आपको करना है, क्या क्या नियम पालन करने हैं। जो ऋतुचर्या वाला पॉइंट है, आज उसके अंतर्गत हम 3 ऋतुएं पढ़ेंगे। कौन सी? आज हम पढ़ेंगे हेमंत ऋतु, यानी जो आपका अर्ली विंटर्स है। उसके बाद शिशिर ऋतु, जो कि आपके लेट विंटर्स हैं, और वसंत यानी स्प्रिंग। आज हम इन 3 सीजन्स को कवर करेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले जो हम ऋतु पढ़ेंगे वो है हेमंत ऋतु। तो इसे आप किससे रिलेट करते हैं? अर्ली विंटर्स से, है ना। तो अब मैं यहाँ आगे जो जो ऋतुचर्या में बताऊंगी, क्या क्या काम आपको करने हैं, कैसा भोजन आहार कैसा लेना है, विहार क्या क्या फॉलो करना है, उसे आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि हेमंत ऋतुचर्या जो है, ये जो हेमंत ऋतु है, वो हमारी विसर्ग काल की ऋतु है, ठीक है ना। और विसर्ग काल की ऋतु है, और इसमें जो मनुष्य का बल बताया गया है, यानी हमारा जो शरीर का बल है, वो कैसा बताया? श्रेष्ठ बताया है ना। अब ये श्रेष्ठ कैसे होता है? हमारी जो जाठर अग्नि होती है, वो सर्दी, जब बाहर मौसम ठंडा है काफी, तो वो बॉडी के अंदर कंजर्व रहती है, ठीक है ना। जो हीट है बॉडी की, वो अगर बाहर ज्यादा ठंडक है तो कंजर्व रहेगी। तो जो जाठर अग्नि है ना, वो बॉडी में कंजर्व रहती है, डाइजेस्टिव फायर। तो इस वजह से क्या होता है कि आपकी जो भूख है वो बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि आपको ठंडी के मौसम में जब बाहर ठंडक है तो अधिक भोजन खाने को मन करता है, और मतलब बलवान का शरीर हो जाता है काफी, ठीक है ना। आप लड्डू वगैरह खाते हैं तो आपकी जो अग्नि है पेट की, वो डाइजेस्टिव फायर स्ट्रेंदी होती है, अच्छी होती है, ठीक है। आपकी जो जाठर अग्नि वो कैसी हो जाती है? बलवान। फिर अगर आपने इसे पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं दिया, अगर आपको इसे देना चाहिए स्ट्रेंथन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, वो नहीं दिया, तो ये बलवान जाठर अग्नि ही 2 तरीके से एक्ट कर सकती है। या तो आपने जो भोजन दिया, उस भोजन को अच्छी तरीके से पाचन करके क्या करेगी? आपको बल प्रोवाइड करेगी, ठीक है। अदरवाइज अगर आपने उसे भोजन नहीं दिया, तो वो क्या करेगी? जो आपके शरीर की धातुएं हैं, धातुओं का पाचन करके आपको क्या कर देगी? कमजोर बना देगी। तो डिपेंड करेगा कि आपने किस प्रकार से भोजन दिया है, ठीक है। इस प्रकार से आपकी जाठर अग्नि एक्ट करती है। अब अगर बलवान भोजन देना है तो आपको किन रसों का सेवन करना पड़ेगा? तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि जो रस हैं, वो क्रम अनुसार कैसे होते हैं? बलवान होते हैं। तो आपको कौन से 3 सबसे बलवान रसों का सेवन करना है? स्वादु, जो कि मधुर रस है, ठीक है, अम्ल और लवण। इन 3 रसों का सेवन करना है, ठीक है ना। किस लिए? आपकी जो जाठर अग्नि है उसको बलवान बना के रखने के लिए, अपने शरीर को पोषण करने के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद इंडिविजुअल देखते हैं कि हमें हेमंत ऋतुचर्या में किस प्रकार का विहार फॉलो करना है, पहले हम वो देखते हैं। कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसा नहाना है, कैसा सोना है, मतलब जो भी नियम पालन करना है वो बताया गया, ठीक है। आपको सबसे पहले उठते ही मल मूत्र आदि जो नॉर्मल हम त्याग करते हैं वो करने के बाद, ठीक है, आप करेंगे तेल से अभ्यंग, ठीक है। अभ्यंग करने से पहले हमें कुछ जो रस मैंने पहले बताया, अगर भूख लगी है तो उनका सेवन करना है, फिर वो मैं आहार में लिखूंगी। तो बिहार में सबसे पहले आपको क्या करना है? अभ्यंग करना है, ठीक है। इसमें विशेष रूप से आपको क्या करना है? सिर की मालिश करनी है, ठीक है। अच्छा, जो आपका तेल होना चाहिए वो कैसा है? वात है। जो शरीर में वात पड़ा हुआ है उसे कम करने के लिए वात हर तेल से अभ्यंग करना है, ठीक है। उसके बाद क्या बताया है? मल विद्या बोली है। तो मल विद्या से यहाँ स्पेसिफिकली रेसलिंग बोली गई है, लेकिन आपको क्या करना है? एक्सरसाइज करनी है बेसिकली, ठीक है ना। तो ऐसा व्यक्ति, इसमें जो बताया गया है बुक में, वो ये लिखा हुआ है कि कुशल व्यक्ति से कुश्ती लड़नी है। किसमें कुशल है? मल विद्या में कुशल है, ठीक है। कुश्ती लड़नी है आपको, काइंड ऑफ एक्सरसाइज करनी है बॉडी को, ठीक है। अच्छा, अब जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपने, अगर आप थोड़ा सा भी स्पोर्ट्स रिलेटेड जानते हैं तो आपको पता होगा कि स्पोर्ट्स के पहले वार्म अप किया जाता है, और स्पोर्ट्स के बाद भी बॉडी को कूल डाउन करने के लिए भी वार्म अप हल्का रहता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है? अपने शरीर को पादघात कराना है। पादघात मतलब होता है मसाज करानी, मतलब अपनी बॉडी की मसाज करानी, पैर से ऊपर चढ़ के जो दबवाते हैं वो, ठीक है ना। या फिर आप कह सकते हैं कि शरीर का संवाहन कराना है, मतलब दबवाना है कुश्ती लड़ने के बाद, ठीक है। वो भी कैसा? शनि शनि, वही सिर्फ मात्रा में करना है, मतलब इनका एक्सेस नहीं करना है आपको, लिमिटेड अमाउंट मात्रा में करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है? अब इसके उपरांत आपने जो शरीर पर तेल लगाया है ना, जो स्निग्धता है आपके शरीर, तेज स्निग्ध होता है ना, तो ये जो स्निग्ध तेल लगाया है आपने, इसको आपको छुड़ाना भी पड़ेगा। तो स्निग्ध तेल को हटाने के लिए
आपको किन रसों के क्वाथ का उपयोग करना है? तो आपको कषाय, ठीक है, आपको क्या करना है, जो कषाय रस वाले द्रव्य हैं, तो कषाय रस वाले द्रव्यों के क्वाथ, क्वाथ यानी कि डिकॉक्शन कहते हैं, ठीक है। तो कषाय रस के क्वाथ से धोना है, ठीक है। और फिर उसके बाद ऋतु के अनुसार, क्योंकि हेमंत ऋतुचर्या है, अर्ली विंटर से जरूरी नहीं है बहुत ठंडा को, तो जैसा मौसम हो उस हिसाब से उष्ण या फिर शीत, जैसा आपको सूटेबल हो, जल से स्नान करना है, ठीक है। तो स्नान कर लिया, तो स्नान के पश्चात क्या करेंगे, आप नॉर्मली क्या करते हैं, स्नान के पश्चात बॉडी लोशन लगाते हैं, मॉइस्चराइजर लगाते हैं ना, स्किन केयर वाले इंसान है अगर आप, तो इसी प्रकार सेम चीज आपको क्या बताइए, आयुर्वेद में बताइए कि स्किन केयर करना है, पर कैसा करना है वो देखते हैं। तो इसके उपरांत आपको शरीर पर क्या लगाना है, केशर लगाना है, और कस्तूरी, और केशर कस्तूरी का लेप लगाएंगे, है ना। और अगरू नाम का द्रव्य है, ठीक है, तो उस अगरू नाम के द्रव्य का धूप जो है वो पूरे शरीर पर लगाना है, ठीक है। तो शरीर को धूपित करना है उससे, ठीक है, तो लेप लगाना है, लेप के बाद शरीर को धूपित करना है। हो गया इतना। इतना करने के बाद अब आपको किस प्रकार के कपड़े पहनने हैं, ओढ़ने हैं, उस विषय का भी वर्णन किया हुआ है कि आपको क्या करना है, फ्लावर यानी कि कपास, ठीक है, कपास इज व्हाट, कॉटन। तो आपको या तो कॉटन, उसके अलावा चर्म, चर्म यानी क्या, लेदर, ठीक है, या फिर प्रवेणी यानी कि वूल, या फिर कौशेय, कौशेय यानी क्या, सिल्क, नहीं तो कौचव यानी कश्मीरी वूल। नाम दिए हुए हैं, याद करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन श्लोक में दिया है तो आप समझ सकते हैं कि अ, आपको इन सब का उपयोग करके क्या करना है, इनको बिछाकर, ठीक है, बिछाने के बाद आपको मौसम के अनुसार अगर ठंडक ज्यादा है तो थोड़ा सा हैवी, अगर ठंडक ज्यादा नहीं है तो लघु आदि, तो वहां पे लिखा हुआ है लघु आदि कंबल ओढ़कर क्या करना है, निद्रा लेनी है, ठीक है। तो किन किन चीजों का उपयोग करना है, प्रवार यानी कॉटन, चर्म, प्रवेणी, कौशल, कौचक, इनका बिछाकर यानी इनको बिछाकर, या इनका बुना हुआ जो कपड़ा है उन्हें बिछाकर, ठीक है, ऋतु के अनुसार लघु कंबल आदि से शरीर को ढककर शयन करना है या निद्रा लेनी है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, सूर्य रश्मियों, बेसिकली सनराइज, ठीक है ना, धूप लेनी है, तो सूर्य रश्मियों का क्या करना है, सेवन करना है, मतलब धूप लेनी है बेसिकली। ये धूप वो वाली धूप नहीं है, धूम धूप अलग होती है, तो वो जो सूर्य की किरणें हैं उनमें उसमें उसका सेवन करना है, ठीक है ना, बेसिकली सनरेज, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, स्वेदन लेना है, क्योंकि ठंडक ज्यादा है तो शरीर को थोड़ा सा उष्णता प्रदान करने के लिए आपको क्या करना है, स्वेदन लेना है। स्वेदन अगर आपको नहीं पता है तो काइंड ऑफ जैसे हम भाप लेते हैं ना, उसी प्रकार से पूरे बॉडी को जब आप हीट प्रोवाइड करके पसीना जो आता है उसे स्वेदन कहते हैं, ठीक है। हालांकि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है स्वेदन क्या होता है। और उसके बाद लिखा हुआ है कि पाद त्राण पहनने हैं, मतलब स्लीपर्स पहननी है। भी बहुत बेसिक लग रहा होगा सुनने में कि अरे चप्पलें पहनी है, ठंडक है नीचे, बहुत कॉमन सी बात है, लेकिन जो आज आपके लिए कॉमन है उस टाइम पे नियम के तौर पे आयुर्वेद में पहले बताया गया है, ठीक है। तो ये पादत्राण ग्रहण करना है। अब इतना सब जो है आपको क्या करना है, विहार में, मतलब दिन आपको डेली लाइफ में फॉलो करना है, काइंड ऑफ आपका जो रूटीन है उसमें इन्वॉल्व करना है, ठीक है। देखिए, इसके बाद हेमंत ऋतु में निवास, किस प्रकार के स्थान पे निवास करने का आदेश दिया गया, निवास मतलब रहना सोना, किस प्रकार का घर होना चाहिए, तो उस विषय में बताया गया है। क्योंकि वहां पे हेमंत ऋतु में शीतता रहती है, ठंड रहती है, तो ऐसे घरों में निवास करने को बोला गया है। ऐसे घरों में निवास बताया गया है जो कैसा हो, या तो वो अंगारों से तृप्त हो, अंगारों से
संतप्त हो, मतलब संतप्त मतलब गर्म किया गया हो, ठीक है ना? जैसे हम मॉडर्न टाइम्स में तो हीटर यूज करते हैं, ठीक है ना? लेकिन और गांव में अभी भी हालांकि अंगार ही यूज किए जाते हैं, तो जो अंगारों से संतप्त घर हो, या तो ऐसे घर में निवास करना है, या फिर घर के अंदर जो घर बने हो, ताकि जहां पे शैत्य का प्रभाव ना पहुंच पाए, तो घर के अंदर बने घरों में, या फिर भूमि के अंदर बने घर में, भूमि के अंदर बने घर में। तो आपको ऐसे घरों में हेमंत ऋतु में निवास करने के लिए बोला गया है, जहाँ पे ठंडक जो है वो ना पहुंच पाए, ठीक है ना? इसके अलावा शीत हरणार्थ मतलब शीत हरण करने वाली, हरण मतलब खत्म करने वाली स्त्री सेवा के विषय में बताया है कि ऐसी स्त्रियां जो क्या करते हैं, जिनके उरु, स्तन और श्रोणी कैसे हो, पुष्ट हो, है ना? और जो धूपित हो, मतलब सुगंध से धूपित हो, ठीक है ना? किसकी? कुमकुम आदि, ठीक है ना? जिनमें यौवन की उष्णता हो, ऐसी स्त्रियां क्या करती हैं, जो हेमंत ऋतु की शैत्य है या शीतता है उसका हरण करती हैं, ठीक है? देखते हैं कि आहार के विषय में क्या नियम बताए गए हैं। तो सबसे पहले तो रसों का सेवन जो हमने पढ़ा, वो याद रखना है कि किस प्रकार के रसों का आपको सुबह उठते ही भूख लगने पर किन रसों का सेवन करना है। तो मधुर, अम्ल एवं लवण, इन तीन रसों का सेवन करने के आदेश है, ठीक है? उसके अलावा हमें क्या क्या करना है, तो एक रुष्ट पुष्ट यानी जो तंदुरुस्त प्राणी है, किसी ऐसी प्राणी के स्निग्ध मांस रस का सेवन करने को बोला गया है, ठीक है? इसके अलावा गुड़ से बनी मद्य का प्रयोग करने को बोला है, ठीक है? गुड़ से बनी मद्य का सेवन करने को बोला गया है, या फिर अच्छसुरा, अच्छसुरा का सेवन करने को कहा गया है, ठीक है? इसके अलावा भोजन में आपको क्या क्या लेना है, तो गेहूं, ठीक है, यानी वीट, पिष्ट, पिष्ट यानी क्या, चावल का आटा, है ना? तो गेहूं, पिष्ट यानी चावल का आटा, ठीक है? माश यानी उड़द, तो ये जो हेवी चीजें हैं, माश, या इक्षुरस यानी कि गन्ना, और दूध से बने पदार्थ, ये सब कैसे होते हैं, गुरु होते हैं, तो दूध से बने पदार्थों का सेवन करना है, ठीक है? दूध से बने पदार्थों का सेवन करने को बोला गया है। इसके अलावा क्या बोला गया है, नया अन्न का सेवन बोला गया है, यानी जो नया अन्न, नया अन्न मतलब क्या, जो अभी अभी उगा है, ठीक है? तो नया अन्न, या फिर वसा, है ना? वसा इज फैट, इफ यू डोंट नो, वसा, या फिर तेल, अगेन बात कम करने के लिए, ठीक है? इनको क्या करना है, आपको सेवन करना है, इनका प्रयोग करना है। और उष्ण जल, उष्ण जल का भी प्रयोग करना है, ठीक है? तो इस प्रकार से यहाँ आपको क्या क्या आहार फॉलो करना है वो बताया गया है कि किस प्रकार का आहार जो है हमें ग्रहण करना है। इससे पहले क्या देखा, विहार देखा, और निद्रा कहाँ करनी है, इन सब विषयों पे आदेश जो जो दिए गए हैं उनका हमें पालन करना है, ठीक है? देखिए, आपने हेमंत ऋतु को किससे रिलेट किया था, अर्ली विंटर से, और शिशु ऋतु क्या है आपकी, एक्सट्रीम विंटर्स। शिशु ऋतु आपकी एक्सट्रीम विंटर्स है। तो एक्सट्रीम जब आप कह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो शीत है और रुक्षता है, ड्राइनेस है, ये क्या होगी, और अधिक होगी, इसके कंपैरिजन में, हेमंत ऋतु के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे जो आपको ऋतुचर्या बताई गई है इसकी शिशिर ऋतु में, वो क्या बोली है कि हेमंत ऋतुचर्या का पालन
शिशिर ऋतु में कैसे करना है? विशेष रूप से करना है। क्यों? क्योंकि ठंडक जो है वो बढ़ गई है, शीतता बढ़ गई है, तो आपको क्या करना है? सिर्फ हेमंत ऋतु में जो ऋतुचर्या बताई गई है, वो आपको शिशिर ऋतु में विशेष रूप से करना है। बस इसमें आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है? चलिए आगे अब देखते हैं कि वसंत ऋतु में हमें क्या-क्या आदेश दिए गए हैं। वसंत ऋतु को हमने किससे रिलेट किया था? वसंत ऋतु को हमने स्प्रिंग सीजन से रिलेट किया था, ठीक है? तो अब आपको पता है कि स्प्रिंग सीजन यानी वसंत ऋतु से पहले कौन सा ऋतु आती है? शिशिर ऋतु आती है। तो शिशिर ऋतु में हम मधुर और स्निग्ध रस का सेवन करते हैं, ठीक है? तो इन रसों के सेवन से और काल स्वभाव से यानी नेचुरली जो क्या होता है, कफ जो होता है वो आपका इन दो सीजन्स में, शिशिर में और थोड़ा हेमंत में क्या होता है, कफ संचित हो जाता है। संचित मतलब एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है? बॉडी में आपके कफ जो होगा वो संचित हो जाएगा यानी एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है? तो अब इस संचित हुए जो कफ है, ये वसंत ऋतु में जब गर्मी बढ़ जाती है तो सूर्य की जो किरणें हैं, उन सूर्य की किरणों के प्रभाव से पिघल जाता है। यानी जो शरीर में कफ जमा हो रखा था वो सूर्य के प्रभाव से पिघल जाता है और पिघल कर क्या करता है, जो आपकी जाठर अग्नि है उस जाठर अग्नि का ह्रास करता है, मतलब जाठर अग्नि को डिप्लीट करता है, कम करता है, शमन करता है ना? तो वो क्या करता है, डिप्लीशन ऑफ डाइजेस्टिव फायर। तो अब आपको ऐसे ऋतुचर्या का या ऐसे नियमों का पालन करना है जिससे आपकी जो ये जाठर अग्नि कम हो रखी है वो नॉर्मल आए और जो आपके शरीर में कफ बढ़ा हुआ है वो खत्म हो जाए, ठीक है? इस प्रकोपित कफ को शांत करने के लिए हमें उपाय फॉलो करने हैं। अब क्या क्या फॉलो करना है वो देखते हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है, प्रकोपित कफ को शांत करने के लिए तीक्ष्ण नस, ये हम विहार जितने भी विहार फॉलो करने हैं वो देख रहे हैं, तीक्ष्ण नस से लेना है। उसके बाद जो चिकित्सा बताई है कफ की यानी वमन कराना है, वॉमिटिंग। वमन कराने के बाद लघु और रुक्ष भोजन लेना है। कैसा? कफ से एकदम विपरीत गुणात्मक है ना, लघु और वृक्ष गुण युक्त भोजन लेना है जिससे कफ कम हो। इसके अलावा व्यायाम करने को बोला गया है। व्यायाम करने से क्या होता है कि कफ कम होगा, एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी का जो फैट है वो कम होता है, ऐसे ही रिलेट कर सकते हो आप। उद्वर्तन के गुण हमने देखे थे पिछले चैप्टर में, तो उद्वर्तन से भी कफ कम होता है तो उद्वर्तन करने को बोला है, ठीक है? इसके अलावा आघात, आघात यानी क्या होता है, मसाज, नीडिंग मसाज, तो मसाज करानी है, ठीक है? इसके बाद आपको स्नान करना है और स्नान करने के पश्चात आपको अगरू या फिर कुमकुम या फिर चंदन और कपूर, इन द्रव्यों से क्या करना है, शरीर का लेपन करना है, मतलब शरीर को लेप लगाना है, ठीक है? इतना जो है आपको विहार में फॉलो करना है। अब इसके बाद आहार के विषय में क्या बताया गया है, किस प्रकार का आहार सेवन बताया वसंत ऋतु में? तो एक तो लघु और रुक्ष भोजन लेना है, और अगर स्पेसिफाई करें तो इसमें लिखा है पुराने जौ और गेहूं का सेवन करना है, ठीक है? इसके अलावा मधु, जो कफ को शांत करता है, औषध बताई गई है ना, तो मधु। इसके अलावा जंगल प्राणियों का मांस, और कैसा मांस, जंगल प्राणियों का शूल्य मांस। शूल्य मांस मतलब बारबेक्यू। आपको बारबेक्यू मीट लेना है, ठीक है? ये तो हो गया भोजन। अब इसके बाद पेय देखते हैं, ठीक है? ये तो आपको भोजन में लेना है। पेय मतलब क्या क्या आप पी सकते हैं, तो आसव, अरिष्ट और सीधु, मार्द्विक, ये जो शब्द हैं ये आपको याद होने चाहिए। मैं इनको एक्सप्लेन करती हूँ अभी कि क्या क्या होते हैं। जैसे आसव यानी होता है फर्मेंटेड जूस, ठीक है? अरिष्ट यानी कि फर्मेंटेड डिकॉक्शन, ठीक है? सीधु यानी कि क्या होता है, बेसिकली शुगर केन से बना हुआ होता है, ठीक है? इक्षु रस से बना हुआ होता है।
मार्द्विक यानी कि ग्रेप से बना हुआ। ठीक है, इसके बाद है माधव। माधव यानी कि मधु से संस्कृत। ठीक है ना। इसके अलावा शहद का शरबत, या फिर नागर मोथे से बने जल। तो मतलब इन सब चीजों को आपको क्या करना है, सेवन करना है आहार में और पेय में। ठीक है, आसव, अरिष्ट, सीधु, माधविक, माधव, शहद का शरबत, नागर मोती से बना हुआ, या फिर अदरक का रस। ठीक है ना, तो इन सब चीजों का आपको सेवन करना है। देखिए, अन्य निर्देश क्या बताए गए हैं वसंत ऋतु में। जो आहार विहार से अलग जो निर्देश दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं कि आपको जो मध्याह्न काल है, यानी जो दोपहर का या बीच का समय है, वो कहाँ व्यतीत करना है आपको। मध्याह्न काल आपका ऐसे वनों में व्यतीत करना है जहाँ पे क्या हो, सुंदर पुष्प युक्त वृक्ष हो। ठीक है ना, मतलब ऐसे मनमोहक जगह आप कह सकते हैं जहाँ पे पुष्प युक्त वृक्ष वहां पे हो। ठीक है, इसके अलावा क्या है, सुख पूर्वक व्यतीत करना है आपको, जहाँ पे कैसी जो है शीतल, क्योंकि गर्मी वहां वसंत ऋतु में आ जाती है, तो थोड़ी सी शीतल वायु जहां पर हो। ठीक है, इसके अलावा जहाँ पे क्या हो, चारों ओर जल बहता हो, जहाँ पे सूर्य जो है, सूर्य का प्रभाव वो कम हो या ना हो, मतलब जो किरणें हैं वो वहां तक ना पहुंच पा रही हो। ठीक है ना, तो वो जगह शीतल हो। तो जो सूर्य है वो वन के घने होने के कारण दिखता ना हो ऐसी जगह पे। ठीक है, या अल्प दिखता हो, या फिर जहाँ पे जैसे हमें पता है कि जो वसंत ऋतु है वहां पे कोकिला यानी कोयल सुनाई देती है, तो जहाँ पे कोकिला के शब्द सुनाई दे रहे हो, तो ऐसी जगह पे जहाँ मन सुंदर व्यतीत, मतलब सुंदर महसूस करे, मन अच्छा हो, ऐसी जगहों पे आपको अपना मध्याह्न काल जो है व्यतीत करना है, ऐसा वसंत ऋतु में निर्देश दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि अभी तो हमने देखा कि हमें क्या क्या नियम पालन करने हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्या क्या हमें नहीं करना है, क्या क्या निषेध बताया गया है। ठीक है, तो आपको कैसे, गुरु एवं शीतल पदार्थ, ये आपको निषेध है, मतलब इनका सेवन आपको नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा दिन में नहीं सोना है, यानी दिन में सोना निषेध है, क्योंकि दिन में सोने से क्या होता है, कफ बढ़ता है, ये पढ़ेंगे आप आगे। ठीक है, स्निग्ध आहार, अभी स्निग्ध जो है वो कैसा है, कफ का ही गुण है ना, तो स्निग्ध खाद्य पदार्थ आपको नहीं लेने हैं, क्योंकि स्निग्ध खाद्य पदार्थों से क्या होगा, अगेन कफ बढ़ेगा। ठीक है, ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, और उसके बाद और अगर आप ऐसे द्रव्यों का सेवन करेंगे तो और शरीर में कफ बढ़ जाएगा, तो स्निग्ध खाद्य पदार्थ नहीं लेने हैं। इसके अलावा अम्ल एवं मधुर, ये दोनों रस भी क्या करते हैं, आपने रसों का प्रभाव जब पढ़ा था तब आपने पढ़ा था कि अम्ल और मधुर रस ये क्या करते हैं, कफ को बढ़ाते हैं। तो हमें कफ नहीं बढ़ाने, इसलिए अम्ल एवं मधुर रस का सेवन, ये सब कार्य आपको नहीं करने हैं। ठीक है, निषेध बताए गए हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने हमारी जो 3 ऋतु हमें पढ़नी थी वो कंप्लीट करी। आज हमने हेमंत, शिशिर और वसंत ऋतुचर्या को पढ़ा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आपको तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम इस चैप्टर को रैंप अप करेंगे और जो हमारी 3 ऋतु रह गई है उनकी ऋतुचर्या को भी पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।